हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट डिजिटल एजुकेशन ऑनलाइन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अनुवंशिकता और उत्क्रांति हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर हमारा 9 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लैमार्किज्म अर्थात लैमार्कवाद और स्पेसिएशन अर्थात जाति उद्धव। तो चलिए देखते हैं क्या है लैमार्कवाद और जाति उद्धव। तो सबसे पहले हम देखेंगे लैमार्कवाद अर्थात लैमार्किज्म। उत्क्रांति इवोल्यूशन होते समय सजीवों के शरीर रचना में जो परिवर्तन होता है, जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होता है, इवोल्यूशन होते समय सजीवों की रचना में जो होता है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होता है। यह परिवर्तन उस सजीव द्वारा किए गए प्रयत्न अथवा किए गए आलस अर्थात लेजीनेस पर निर्भर होता है, ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। अर्थात उनका जो एक्टिविटीज थी या उनकी लेजीनेस, जो उनके आलस थे, उस पर निर्भर होता है कि उनके अंदर परिवर्तन किस तरह से होगा। इसे इन्होंने इंद्रियों का उपयोग या अनुपयोग का सिद्धांत अर्थात यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन भी कहा है। किसने? लैमार्क ने। लैमार्क एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। उन्होंने इंद्रियों का उपयोग या अनुपयोग का सिद्धांत दिया था अर्थात यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन अर्थात ऑर्गन का, जिस ऑर्गन का हम यूज नहीं करते हैं वह क्या होने लगता है, धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। यह किसने बताया था? लैमार्क ने बताया था। इसके भी आगे जाकर इन्होंने कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी अर्थात सेवरल जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी अर्थात सेवरल जनरेशन, जो जिराफ है, जिराफ अपनी गर्दन अर्थात नेक ऑफ जिराफ तान कर एक्सटेंड पेड़ों के ऊपर पत्तियां खाने के कारण लंबी गर्दन वाला बना। उन्होंने बताया कि जो जिराफ है, जो जिराफ है उसकी गर्दन लंबी कैसे हुई। पहले जिराफ के गर्दन क्या थे? छोटे छोटे थे। वे पेड़ों पर पत्तियां जो है ऊपर रहती थी और वे अपने जो नेक हो, जो अपने गर्दन को उठा करके जो है पत्तियों को खाते थे, जिससे उनका गर्दन जो है लंबा हो गया। धीरे धीरे जो है उनका गर्दन लंबा हो गया। ये किसका कहना था? ये लैमार्क का कहना था, ठीक है। किसका कहना था? लैमार्क का कहना था। उसी प्रकार जैसे लोहार के कंधे हथौड़े से प्रयास से मजबूत हुए ड्यू टू फ्रिक्वेंट हार्मिंग मूवमेंट अर्थात शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच, ईमू आदि पक्षियों के पंख विंग्स ऑफ बर्ड उपयोग में न लाने के कारण कमजोर हुए। एग्जाम्पल के जैसे लोहार के हथौड़े से प्रहार से मजबूत हुए। लोहार के जो कंधे हैं वह किससे मजबूत हुए? उनका जो शोल्डर है वह मजबूत किससे हुआ? वह हथौड़े से मारते मारते क्या हो गया, उसके कंधे मजबूत हो गए। ड्यू टू फ्रिक्वेंट हैमरिंग मूवमेंट्स, जब हथौड़ी मारता था क्या होता था? एक्सरसाइज होता था, उससे मूवमेंट्स होता था कंधों का, उससे क्या हो गया, उनके कंधे क्या हो गए? मजबूत हो गए। जैसे ऑस्ट्रिच हो गए, शुतुरमुर्ग हो गए, ईमू। ऑस्ट्रिच क्या होता है? शुतुरमुर्ग ये उड़ नहीं सकते, ये ऐसे बर्ड हैं जो कि उड़ नहीं सकते। ईमू भी क्या हो सकता है? ये भी उड़ नहीं सकते। आदि पक्षियों के पंख अर्थात विंग ऑफ बर्ड उपयोग में न लाने के कारण कमजोर हो गए। ये उपयोग नहीं करते थे उसका, इसीलिए उनका उड़ना जो पंख है वह कमजोर हो गए, जिसके कारण वे उड़ नहीं पाते हैं। ये देखिए, ये क्या है? जिराफ है। क्या है? जिराफ है, जो एविडेंस में दिखाया गया है। और क्या कहा? हंस अर्थात स्वान, बत्तख अर्थात बत्तखों के पैर लेग्स पानी में रहने के कारण तैरने योग्य अर्थात सांप तैरने योग्य हुए। तो जो हंस थे, जो बत्तख थे, इनके लेग्स जो हैं, इनके जो पैर थे वह पानी में रहने के कारण क्या हो गए? तैरने योग्य हो गए। अथवा सांप ने बिल में जाने योग्य शरीर की रचना करते करते अपने पैर गंवा दिए। मॉडिफिकेशन इन दियर बॉडी फॉर बर्मिंग हैबिट, जो सांप थे वह क्या थे? पहले उनके भी पैर हुआ करते थे, लेकिन धीरे उनका वे अपने पैर का उपयोग नहीं करते थे, इसलिए धीरे धीरे उनके पैर भी डिजनरेट हो गए, नष्ट हो गए। अधिफा मॉडिफाइड इन दियर बॉर्मिंग हैबिट। ये सभी उदाहरण उपार्जित विशेषताएं अर्थात एक्वायर्ड करेक्टर, उपार्जित विशेषताएं को क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड करेक्टर। इस स्वरूप की होने के कारण ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संक्रमित अर्थात ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन होती हुई दिखाई दी। जैसे धीरे धीरे जब उनका उपयोग नहीं होने लगा, धीरे धीरे वह क्या होने लगे? नष्ट होने लगे, जिससे वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में एक करेक्टर जो है उसको एक्वायर्ड कर लिया गया, उसको सेलेक्ट कर लिया गया और उसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भेज दिया गया अर्थात ट्रांसफर कर दिया गया। यह उपार्जित परिवर्तन के संक्रमण का सिद्धांत अर्थात थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर या लैमार्कवाद का सिद्धांत है। उपार्जित परिवर्तन के संक्रमण का सिद्धांत, जिसे हम क्या बोलेंगे? थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। यह किसने दिया है? जिसे हम लैमार्क का सिद्धांत बोलते हैं, लैमार्कवाद का सिद्धांत है। यह लैमार्क ने बताया था, यह उनका सिद्धांत है।
विशिष्ट स्वरूप अर्थात स्पेसिफिक एक्टिविटी से प्रयत्नों से शरीर में अंगों का विकास अर्थात डेवलपमेंट्स ऑफ ऑर्गन अथवा प्रयत्न न करने के कारण धीरे धीरे जो नष्ट हुआ डिजेनरेट हुआ मान्य हुआ परंतु उनका पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन टू जनरेशन संक्रमण यह अमान्य हुआ। लैमार्क ने जो बताया कि जो शरीर का विकास हुआ अर्थात जो अंग जो ऑर्गन्स जो उपयोग नहीं करते थे, ठीक है, जो ऑर्गन्स है जिनका उपयोग नहीं होता था वह धीरे धीरे नष्ट होने लगे, यह बात सत्य हुई, इसको सभी ने माना। लेकिन ये बात गलत है कि जनरेशन टू जनरेशन जो है यह पीढ़ी दर पीढ़ी वह उनका उसमें ट्रांसफर होता चला गया कि जैसे इसमें जैसे अभी किसी ह्यूमन का हाथ नहीं है तो क्या नेक्स्ट जनरेशन में जब वो फादर बनेगा तो क्या उसके बच्चे में हाथ नहीं रहेगा? तो ये बात गलत है, ठीक है, उसमें हाथ रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई करेक्टर जो है नहीं है तो उसमें ट्रांसफर नहीं होगा, यह बात गलत साबित हुआ, ठीक है, वह उनको अमान्य किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया कि जो है कोई अंग उपयोग नहीं किया गया तो वह नष्ट हो गया तो वह दूसरी पीढ़ी में नहीं आएगा, यह बात गलत है, ठीक है। क्योंकि स्वयं में लाए गए परिवर्तन, वह किससे स्वयं से लाया गया परिवर्तन था, मॉडिफाइड ब्राउट इनस उसके खुद के द्वारा लाया गया परिवर्तन था, नई पीढ़ी को नहीं दिए जाते हैं। तो जो स्वयं से परिवर्तन होता है वह जो नेक्स्ट जनरेशन होता है उसमें नहीं दिए जाते हैं, नॉट ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन, वह नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता है। इसकी बार बार जांच की गई और लैमार्क के द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत था उसको गलत साबित किया गया, ठीक है, लैमार्क ने जो थियरी को दिया था उसे क्या किया गया, गलत साबित किया गया। सजीवों अर्थात लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीवन काल में जो विशेषताएं जो कैरेक्टर उन्हें संपादित अर्थात एक्वायर्ड की है वे संतान की ओर संक्रमित करती हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वे जो कैरेक्टर को एक्वायर्ड करते हैं, जो उनके अंदर कैरेक्टर होती है उसे क्या करते हुए अपनी संतान में संक्रमित करते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। इसे ही संपादित गुणों का अनुवंश अर्थात एंसेस्टरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं। क्या बोलेंगे, एंसेस्टरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है, जो उनके एक्वायर्ड कैरेक्टर होंगे, जो उनके द्वारा किया गया कैरेक्टर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं। जो कि नेक्स्ट जनरेशन में जो ट्रांसफर होंगे उसे हम एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं। अब इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, परिचय, वैज्ञानिकों का परिचय। अब हम जीन बैप्टिशियंस लैमार्क इनके बारे में पढ़ लेते। लैमार्क उत्क्रांति के पीछे उन सजीवों का प्रयत्न जिम्मेदार होता है, ऐसा विचार लैमार्क इन्होंने रखा। इस फ्रेंच वैज्ञानिक ने यह बताया कि प्रत्येक प्राणी अथवा वनस्पति अपने जीवन काल के दरमियान परिवर्तित होते हैं और उनकी अगली पीढ़ी में यह परिवर्तन पहुंचाए जाते हैं और अगली प्रत्येक पीढ़ी में भी ऐसे परिवर्तन अर्थात चेंजेस होते हैं। क्या बताया इन्होंने कि जो ऑर्गन्स जिस यूजलेस एंड यूजफुल ऑर्गन, जो ऑर्गन हम यूज नहीं करते हैं वह क्या होता है, धीरे धीरे डिजनरेट होने लगता है और वही जो है नेक्स्ट जनरेशन में भी हमें दिखाई देता है। जो कि नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई देता है यह बात गलत है, ठीक है, यह बात को गलत साबित किया गया। हाँ, यह बात सही है कि जो ऑर्गन यूज नहीं होते हैं उनको हम वह क्या होता है, वह डिजनरेट हो जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे स्पेसिएशंस क्या होता है, जिसे हम जाति उद्भव बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। प्राणी और वनस्पति, प्लांट्स एंड एनिमल्स के विभिन्न जातियों अर्थात न्यू स्पीसीज का निर्माण यह उत्क्रांति का ही एक परिणाम है, यह इवोल्यूशन क्या ही है, क्या है, परिणाम है। प्लांट्स और एनिमल्स के जो विभिन्न जो नए स्पीसीज बनते हैं यह किसके कारण होते हैं, इवोल्यूशन, जब इवोल्यूशन होता है तो उससे क्या होते हैं, नए नए स्पीसीज का निर्माण होता है। प्राकृतिक निषेचन अर्थात नेचुरल रिप्रोडक्शन द्वारा फलनक्षम संतान अर्थात फर्टाइल इंडिविजुअल निर्माण कर सकने वाले सजीवों को समूह जाति को स्पीसीज कहते हैं। अर्थात जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जो फर्टाइल होते हैं, जो फलनक्षम संतान को उत्पादित कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हीं से क्या होता है, स्पीसीज कहते हैं, उन्हीं से क्या बोलते हैं, स्पीसीज कहते हैं, उन्हीं को क्या बोलेंगे, स्पीसीज। प्रत्येक जाति विशिष्ट भौगोलिक स्थिति में बढ़ती है अर्थात ईच स्पीसीज ग्रोइंग स्पेसिफिक जियोग्राफिकल कंडीशंस। हर एक स्पीसीज जो होती है वह एक जियोग्राफिकल कंडीशंस में क्या होती है, आगे बढ़ती है। उनका आहार विहार फलन क्षमता, उनके जो फूड हो गए, उनका हैबिट क्या है, उनका जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है, यह क्या होती है, समागम काल अर्थात जो पीरियड होता है वह क्या होता है, भिन्न होता है। सभी स्पीसीज की जो फूड हो गए, उनकी हैबिट, उनकी रिप्रोडक्टिव जो एबिलिटी होती है वह सभी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। इसी के कारण हमें जाति विशेषताएं
अस्थाई बनी रहती हैं, अर्थात जो स्पीसीज होती हैं वह क्या होती है, अस्थाई बनी रहती हैं। अब आगे देखते हैं। परंतु एक जाति से दूसरी नई जाति, न्यू स्पीसीज, एक जाति से नई स्पीसीज का निर्माण होने के लिए जन्यु बदलाव, जेनेटिक वेरिएशन रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। जैसे एक जाति है, उससे नई जाति को बनाने के लिए, एक जाति से न्यू स्पीसीज अर्थात एक जाति है, एक स्पीसीज है, उससे नए स्पीसीज का निर्माण होने के लिए जो जन्यु बदलाव अर्थात जेनेटिक वेरिएशंस यह रिस्पॉन्सिबल होता है। उसी प्रकार से भौगोलिक तथा पुनरुत्पादित बदलाव, जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस, ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे जेनेटिक वेरिएशन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी तरह जियोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव जो चेंजेस होते हैं वह भी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। भौगोलिक तथा पुनरुत्पादनीय बदलाव भी जरूरी होता है, रिस्पॉन्सिबल अर्थात जिम्मेदार होते हैं। उसी प्रकार सजीवों में भौगोलिक अथवा पुनरुत्पादी जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस आइसोलेशन होने पर भी कालांतर में जाति परिवर्तन अर्थात जाति उद्भवन स्पेसिएशन होता है। सजीवों में जब जियोग्राफिकल रिप्रोडक्टिव चेंजेस होता है तो उससे क्या होता है, एक आइसोलेशन होता है, एक विभाजन होता है, अर्थात दो भागों में बढ़ जाता है। होने पर भी कालांतर उसमें क्या होता है, जाति परिवर्तन होता है, अर्थात स्पीसीज का परिवर्तन होता है। एक स्पीसीज से जब नई स्पीसीज बनता है उसे हम क्या बोलेंगे, जब परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम जाति उद्वीन, ठीक है, उद्वीवन अर्थात जाति परिवर्तन, जिसे हम जाति उद्भव अर्थात स्पेसिएशन बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।